Hello, subscribers, and my dear students. Today I am explaining the chapter 9 Biomolecule for class 11th. Okay, so I am explaining very slowly so that you can write easily. Okay, so now first is essential amino acid. Okay, what are essential amino acid? So those amino acids which cannot be synthesized in our body cells and need to be taken in our diet are called essential amino acids. ये हमारी बॉडी में नहीं बनते और इन्हें हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं. These are called essential amino acids. Now non-essential amino acids, those amino acids which can be synthesized in our body cells आर कॉल्ड नॉन अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ये हमारी बॉडी के ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं सेल्स के ज़रिए, इसीलिए ये हमें अपनी डाइट से नहीं लेने होते. ओके, नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दोज फैटी एसिड्स विच हैव वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब जहाँ पर दो विच है वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं. ठीक है. नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दोज फैटी एसिड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सैचुरेटेड. यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे हैं कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड में मोर देन 2 और 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं. ओके, नाउ होमोपॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे? व्हेन ए पॉलीसैकेराइड इज मेड of only one kind of monosaccharide units, it's called homopolysaccharide. यानी अगर कोई पॉलीसैकेराइड ऐसा है जो एक ही तरह के मोनोसैकेराइड की चेन से मिलकर बना है, that is called homopolysacharide. Okay, now heteropolysacharide, when a polysaccharide is made of 2 or more kinds of मोनोसैकेराइड, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड. मतलब जब वहाँ पर कोई चेन जो है 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की बनी हुई होती है, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं. ओके, मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग बॉडीज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. इसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. जैसे हम जानते हैं इसके 2 फॉर्म होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. तो जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो कैटाबॉलिज्म में आती हैं, और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो होती हैं वो एनाबॉलिज्म में आती हैं. तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बॉडी में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहिए, उसी की स्टेट हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. लिविंग स्टेट इज़ डिफाइंड एज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. Okay, that is called living state. Now substrate के लिए डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. वो सब्सटेंस जो एंजाइम के एक्शन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट. एक्टिव साइट, द साइट प्लेस ऑफ द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बिकम बाउंड फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट. ओके, वो साइट जहाँ पर एंजाइम से सबस्ट्रेट कंबाइन होता है उसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं. ओके, मिchaelis कांस्टेंट Km, इट रिफर्स टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेज हाफ its a maximum velocity, that is called Michaelis constant. Okay, जब it refers the substrate concentration जो होती है एंजाइमेटिक एक्शन में जब हाफ पर पहुंचती है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो उसी को हम कहते हैं Michaelis constant. ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ क्रस्ट. अब देखें
केमिकल कॉम्पोजिशन जब हम करते हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी का और अर्थ क्रस्ट का, तो हमने देखा क्या, केमिकल एनालिसिस ऑफ एनी लिविंग टिश्यू शो द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब हमने किसी लिविंग टिश्यू में हमने केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम होते हैं। ए सिमिलर एनालिसिस ऑफ ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अदर एलिमेंट्स एज इन द लिविंग टिश्यू। तो जब हमने ऐसे ही एनालिसिस अर्थ क्रस्ट में किया तो हमने देखा उसके अंदर भी, अर्थ क्रस्ट में यानी किसी मिट्टी के अंदर भी, हमें इस तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम होते हैं। Okay, in absolute terms, there is no difference between the two, as well as element present in sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. तो हमने देखा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले सैंपल में और लिविंग टिश्यू के सैंपल से। जब हमने देखा केमिकल एनालिसिस करके तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट ए क्लोजर एग्जामिनेशन रिवेल्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन and hydrogen hydrogen in comparison to other element is much higher in the living tissue than the earth crust। तो हमने ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो लिविंग टिश्यू में ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ये कैसे की जाती है एनालिसिस? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। द एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो केमिकल एनालिसिस देखें कैसे किया जाता है। केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन टेक ए नॉन weight of living tissue like a piece of any fruit or liver of animal and grind it in a trichloroacetic acid, जिसका फॉर्मूला है Cl3CCOOH, using a pestle and mortar और ए होमोजेनाइज़र। मतलब क्या करते हैं, देखें, अब हम किसी भी लीवर सेल्स को किसी प्लांट के या किसी फ्रूट की सेल्स को लेते हैं और उसे मोटार एंड पिस्टल जैसे होते हैं ना वैद हकीमों के पास, उनके पास ग्राइंड करने के लिए इमाम दस्ता टाइप का होता है, उसे कहते हैं पिस्टल एंड मोटार। उसके अंदर हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल देते हैं और उसे डालकर हमने उस टिश्यू को, चाहे प्लांट का है या एनिमल का है, उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब जब ग्राइंड कर देंगे, उसे कुचल लेंगे, then a thick slurry is obtained as a filtered through a cheese cloth or cotton we obtain 2 fraction। तो जब उसकी चटनी बन जाती है उसे क्रश करने के बाद, तो हम देखते हैं एक, हम उस फिल्टर्ड को जो बना हुआ है, स्लरी का मतलब होता है चटनी, उसको हम क्या करते हैं एक कपड़े से, जिसे जैसे कॉटन से हम लेकर उसको अलग कर लेते हैं। वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। ओके, तो देखें ये जो 2 फ्रैक्शन हमने लिए हैं, अब इन फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, देखें ये जो फ्रैक्शंस हैं, देखें यहाँ पर फिल्ट्रेट और रेटिनेट 2 तरीके के होते हैं। ओके, फिल्ट्रेट और द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस, एंड दूसरा होता है रेटिनेट आर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस। तो हमने अभी रुई से जो फ्रैक्शंस लिए थे उसमें 2 तरीके के बने, फिल्ट्रेट एंड रेटिनेट। फिल्ट्रेट आर द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस एंड रेटिनेट आर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस। द एक्सट्रैक्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक to obtain a compound from all other compound. When analytical techniques are applied to the compound, we get an idea to the molecular formula and the probable structure of the compound. Okay, तो इस तरीके से हम उसमें फिल्ट्रेट और रेटिनेट के ज़रिए हम पता लगा लेते हैं कि उसमें कितने कंपाउंड हैं। अब देखें ऐश एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। वन हैज़ to weigh a small amount of the living tissue, piece of liver, fruit or leaf, and dry it till
ऑल द वाटर इज एवापोरेट्स। ओके, तो ऐश एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्मॉल अमाउंट में टिश्यू ले लेते हैं और उसको सूखा करते हैं और उसे तब तक सुखाया जाता है जब तक उसमें से पूरा वाटर एवोपरेट नहीं हो जाता। द इनिशियल वेट इज़ कॉल्ड फ्रेश वेट फ्रेश और वेट वेट एंड द फाइनल वेट इज़ कॉल्ड ड्राई वेट। तो जो इनिशियल वेट होता है उसे हम जो है वेट वेट कहते हैं और फाइनल वेट जो है हम जब लेते हैं तो उसे कहते हैं ड्राई वेट, सूखा वेट। द टिश्यू इज़ फुली बर्नड, उसको जला दिया। व्हेन कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर द रिमेनिंग पार्ट इज़ कॉल्ड ऐश। यानी उस मटेरियल को जब हमने जला दिया तो उसमें से जो कार्बन कंपाउंड है उसका ऑक्सीडाइज होकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और वाटर वेपर उड़ गया और जो बचा कुचा है उसे ऐश कहते हैं, राख। ऐश कंटेन्स द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट्स, क्लोराइड, फॉस्फेट एक्सेट्रा एंड एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर लेते हैं। नाउ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। Okay, those biomolecule whose molecular weight is less than 1000 Dalton are called micromolecule, and while those with 1000 Dalton or more are called macromolecule। ठीक, तो अभी हमने देखा जिसका जिसका मॉलिकुलर वेट, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिसका मॉलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम है उसे तो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं और जिसका मॉलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस कंटेन्स द ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक एज ए शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज सल्फेट्स एंड फॉस्फेट एक्सेट्रा। The acid insoluble fractions contains the macromolecules like protein, polysaccharide and nucleic acid are also lipids which are micromolecule. Okay, though the lipids are the micromolecule, they are found in acid insoluble fractions and the acid soluble fractions represents roughly the cytoplasmic composition of micromolecule. The acid insoluble fractions represent the macromolecule of cytoplasm and cell. Okay. Okay, now organelle, thus the two fractions together represent the entire chemical composition of living tissue. Now sugar. Okay, sugar. The simplest among the sugar carbohydrate are monosaccharide. While cannot be hydrolyzed further, they may be composed of 3 to 7 कार्बन एटम। देखें यहाँ पर इसमें 3 to 7 कार्बन एटम है, जैसे हम देख रहे हैं 3 to 7 कार्बन एटम। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ग्लूकोज एंड राइबोज, ग्लूकोज एंड राइबोज। ओके, सिंपल शुगर दोनों का फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ पर, ग्लूकोज एंड राइबोज, सिंपल शुगर। द मोनोसैकेराइड हैव आइदर ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप which can reduce the copper ions to the copper ion, hence they are called reducing sugar. Disaccharide are the sugar which have two monomers, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो इसमें डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज एंड लैक्टोज। ओके, सो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड है। Okay, now amino acids. Amino acids are those organic compounds which contain an amino group and an acidic group as a substituents on the same alpha carbon. They are substituted methanes when 4 substituents group occupying the 4 valency position of the alpha carbon. These are hydrogen carboxyl group, amino group and variable group of designated as R group. The general formula of amino acid is, ये आगे जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला ये देख लेंगे। इसके बाद आता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, ये देख रहे हैं आर ग्रुप, देयर आर 20
different amino acids and acids that occur in proteins. R group is a hydrogen in glycine, a methyl group in aniline, and hydroxyl methyl in serine. Their structures are given below. Okay, now this is the amino acids. At the physical and chemical properties of amino acids depends on the amino carboxyl and the R functional group of them. Okay, नाउ देखें लिपिड. अब हम देखते हैं लिपिड क्या होती है. लिपिड एक फैट की फॉर्म होती है. लिपिड्स आर ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एन फ्यू एटम ऑफ ऑक्सीजन. दे आर वाटर इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लिपिड जो होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होती है. लिपिड कैन बी ए सिंपल फैटी एसिड्स विच हैज़ ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप. द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल CH3 ग्रुप और इथाइल C2H5 ग्रुप और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप विच 1 to the 19 कार्बन. ओके, सो फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप. सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ब्यूट्रिक एसिड, पामिटिक एसिड है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलिक एसिड है. ओके, अभी हमने समझा था सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और अनसैचुरेटेड जिसमें 2 और मोर देन 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड होगा. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन. So now this is the structure of glycerol. Note down it. And triglyceraldehyde की ये तो ग्लिसरॉल ही नोट कर लें काफ़ी. लिपिड में भी ये रही ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर. ओके, लिपिड में बी फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड and they may be monoglycerides with 1 fatty acid, diglycerides with 2 fatty acid and triglycerides with 3 fatty acids. Lipid and triglycerides are called fat or oils depending on their melting point. Okay, तो ये मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं. लिपिड के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर देखें लिपिड में इसे छोड़ दें चाहें. ओके, नाउ दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है ये. कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला ये देख लें. कोलेस्ट्रॉल का ये काफ़ी है. ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है, ये बना लेंगे. कंपाउंड लिपिड है कोलेस्ट्रॉल. ठीक, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया. कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर देख लें, ये बना लेंगे. इसके बाद है नाइट्रोजनस बेस. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. प्यूरिन देखें विद 2 रिंग्स जिसमें एडेनिन एंड गुएनिन आता है. पिरिमिडिन विद सिंगल रिंग जिसमें आते हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ओके, इसमें 3 आ रहे हैं. लेकिन होता क्या है पिरिमिडिन में, जो थाइमिन है वो तो DNA में होता है और यूरेसिल जो होता है वो RNA में होता है. ओके, सो नाउ दिस इज़ द प्यूरिन एंड प्यूरिन में एडेनिन का बना लेंगे ये रिंग आ जाएगा और यूरेसिल में पिरिमिडिन का ये रिंग आ जाएगा. ये तो होगा नाइट्रोजनस बेस. ये दोनों के रिंग आप लोग बना लोगे, यहाँ बने हुए हैं. ओके.